मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपको पता होगा कि एक अपडेट रिटर्न का कॉन्सेप्ट आया था फाइनेंस बजट 2022 से। इसमें एसएससी को, टैक्स पेयर को यह ऑप्शन दिया गया है कि यदि उनकी ओल्ड असेसमेंट ईयर की रिटर्न जिसका टाइमिंग निकल चुका है, यदि वो अपनी रिटर्न भरना चाहते हैं, लिटिगेशन से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन दे दिया गया है फॉर्म यू के माध्यम से, मतलब अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से। और एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस करी थी 139(8)A, साथ में 140B। अब सेक्शन 139(8)A के अकॉर्डिंग कौन जो अपडेटेड रिटर्न है भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, चाहे आपने जो जिस असेसमेंट ईयर का आपके पास में राइट्स है पुरानी असेसमेंट ईयर का रिटर्न भरने का, चाहे वो आपने रिटर्न भरी हो या ना भरी हो, आप दोनों केसेस में आप अपडेटेड फॉर्म्स को भर सकते हैं। पहली चीज। अब कौन नहीं भर सकते अपडेटेड रिटर्न को, और कौन से पीरियड की आज आप पुरानी रिटर्न भर सकते हैं, कौन से पीरियड की। देखिए, उसमें 2 साल का पीरियड दे रखा है, मैक्सिमम 2 साल का, मतलब आप पुरानी 2 साल की रिटर्नों को भर सकते हैं। उसमें टाइमिंग दे रखा है, जो आपका असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर से आप 48 मंथ तक रिटर्न भर सकते हैं। कितने मंथ तक? 48 मंथ तक। मतलब कितने होगा आपके? 48 नहीं, 24 मंथ। 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट ऑफ असेसमेंट ईयर। अब ये कैसे? जैसे हम लोग जैसे असेसमेंट ईयर, यदि आप 20-21 की रिटर्न भरना चाहते हैं, तो असेसमेंट ईयर 20-21 की टाइमिंग क्या हुआ, आपको कब तक इसको रिवाइज करना है, मतलब कब तक आप इसकी इस असेसमेंट ईयर की अपडेट रिटर्न भर सकते हैं? 31/3/2023 तक आप इसकी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में 24 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर से आप 2 साल के अंदर अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पुराना 20-21 का और 21-22 का, ये दोनों रिटर्न आप भर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। अब कौन अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकता? देखिए, यदि आप क्या करना चाह रहे हो, आप अपना जो आपने रिटर्न भरी है, आप उसमें से लॉस को रिड्यूस करना चाह रहे हो। जो आपने पुरानी रिटर्न भरी है, जिसे हम लोग ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न कहते हैं, जो आपने भरी हुई है, यदि उसका आप लॉस को कम करना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से। पहली चीज हुई। दूसरी चीज, आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आपका रिफंड बनता था, आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ना ही रिफंड को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, आप टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस नहीं कर सकते। चौथी चीज, अपडेटेड रिटर्न भर करके यदि आप पे सर्च ऑन सीजर हो चुका है, तो आप अपडेटेड रिटर्न को नहीं भर सकते। यदि आपका असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट हो चुका है सेक्शन 143(3) के अंतर्गत या 147 के अंतर्गत, 147 के अंतर्गत, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। छठा, यदि आपने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न भर दी है, तो भी आप नेक्स्ट टाइम अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। मतलब आपको लाइफ टाइम में एक ही बार अपॉर्चुनिटी है अपडेटेड रिटर्न भरने की। अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बेसिकली ये जो आपके लिए रिटर्न लेके आई है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में होने वाले लिटिगेशन से बचने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट नहीं दे रही है, आपको बस लिटिगेशन से बचा रही है, लेकिन आपसे प्रॉपर तरीके से एडिशनल फीस चार्ज करेगी इसकी। अगर आप अपने असेसमेंट ईयर की रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, उसके 12 मंथ के अंतर्गत यदि आप रिटर्न को, अपडेटेड रिटर्न को सबमिट कर देते हो, तो जितना भी आपका एडिशनल टैक्स बनेगा, एडिशनल टैक्स का मतलब हो गया आपका टैक्स की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो बनेगा, उसका 25% आपको क्या देना पड़ेगा? एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आप 24 मंथ में रिटर्न को अपडेट करते हो, तो आपको फिर 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 140B कैलकुलेट करेगा इसे। ठीक है,
इसके ये तो आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट रिटर्न का। अब ये आपको यूटिलिटी कहां पर मिलेगी अपडेटेड रिटर्न की, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे हैं, है ना, इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in। सिंपली आपको यहां पर आना है और डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद में जिस असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं 21-22 की, तो आपको पहले वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। देन अभी आपको ना दो ही फॉर्म दिए इन्होंने, ITR 1 और ITR 4, और ये आप ऑनलाइन नहीं भर सकते, आपको ऑफलाइन तैयार करना पड़ेगा। एक्सेल यूटिलिटी दे रखी है, सिर्फ एक्सेल यूटिलिटी दे रखी है, वहां से आपको जेसन फाइल बनानी होगी और जेसन फाइल आपको साइट पे आके अपलोड करना होगा। अभी इसी तरीके से आप अपडेटेड रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं, ITR 1 और ITR 4। जैसे हम ITR 1 करना चाहते हैं तो ITR 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको यूटिलिटी दे रखी है, यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद में आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपकी जो एक्सेल यूटिलिटी है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस को, उसमें काफी सारे आपके रेस्ट्रिक्शंस होंगी उसमें लगी हुई, उसको आपको अनबिल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से एक्सेल शीट्स भर पाओ, ठीक ना। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। आपको सिंपली करना क्या है, इसको आपको डाउनलोड्स करना है। जैसे मैं अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में हम लोग ना इसको सेव कर लेते हैं कहीं पर भी। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, शो इन अ फोल्डर। फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना है और इसको करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हियर राइट क्लिक करके। इसके बाद में आपका फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये आपका फोल्डर आ चुका है ITR 1 का। ये आपकी यूटिलिटी है, ये आपकी एक्सेल यूटिलिटी है। इसको आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में मैंने ऑलरेडी ITR फॉर्म्स भर रखा है, तो आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने एक्सेल यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपने यूटिलिटी डाउनलोड करी है ना, एक्सेल यूटिलिटी, फोल्डर में जाना है। फोल्डर के अंदर जाके आपको इसको ओपन करना। मैं एक बार ना आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैसेज आएगा, आपको सिंपली यस करना है। सिंपली यस करने के बाद में अभी ना आपको अभी एक ऑप्शन यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको अनेबल द कंटेंट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में आप अब रिटर्न को क्या कर सकते हो, ये जो यूटिलिटी है इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इससे अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो। अब सिंपली यहाँ पे ओके करना है आपको। ओके करने के बाद में यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन दे रखे हैं, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा या इंपोर्ट जेसन फाइल। देखो, अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न इस साल की भर रखी है तो आप क्या कर सकते हो, जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हो इनकम टैक्स की साइट से और इसको फिलअप कर सकते हो, है ना, अगर आपने ऑलरेडी भर रखी है। अगर आपने ऑलरेडी नहीं भर रखी है तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो प्रीफिल डेटा को, जिससे कि जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी भर जाएंगी, सही है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग बेसिकली ना, मैंने ऑलरेडी एक्सेल यूटिलिटी भर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरी वाली। तो ये आपकी एक्सेल यूटिलिटी है, ये मैंने ऑलरेडी भर रखी है। यहाँ पे नाम है ना, जो आपका नाम है आपने डाल दिया, पैन नंबर आपका। ये आप इंपोर्ट प्रीफिल डेटा से भी आपका डेटा भर जाएगा ये वाला। और अगर इंपोर्ट प्रीफिल डेटा नहीं करते तो आप इंपोर्ट जेसन फाइल भी कर सकते हो। ये आपका आधार नंबर है। देन आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस आ जाता है। इसके बाद में एड्रेस के बाद में यहाँ से आपसे सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो भैया अदर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होता है स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर PSUs अदर्स, चूंकि अदर्स है तो अदर्स हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हो, नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब क्या आप सेवेंथ प्रोविजन टू सेक्शन, जो आपका सेवेंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न भर रहा हो, नहीं भरना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देनी है। ये आप देख सकते हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको किस सेक्शन के, फाइल अंडर सेक्शन किस सेक्शन के अंदर आप रिटर्न भर रहे हैं। तो जब तक आप ये सेक्शन सिलेक्ट नहीं करते ना 139(8)A, तब तक आपको ना ये वाला टैब दिखाई नहीं देगा। मैं आपको ना दूसरी यूटिलिटी एक बार दिखा देता हूँ। ये रही आपकी। यहाँ पे आप ना जब तक आप ना यहाँ पे देखो 139
8A वाला आपको टैब दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यूटिलिटी आपको ना शीट दिखाई नहीं दे रही है, वो जब तक दिखाई नहीं देगी जब तक आप उस सेक्शन को सिलेक्ट नहीं कर लेते। जैसे यहाँ पे आपको सेक्शन 139 सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास में ना दो टेबल खुल जाती हैं, एक तो ये वाली 139 वाली और आपकी पार्ट बी, है ना। तो ये दोनों टेबल ओपन हो जाएंगी जब आप इस सेक्शन को सिलेक्ट करोगे। सही है, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी अपनी जो हमारी एक्सेल यूटिलिटी है। आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है, फिर आपको नीचे आना है ना। आप कोई आपने रिवाइज और डिफेक्टिव रिटर्न तो है नहीं, अगर आपने पहले ऑलरेडी रिटर्न फाइल करी होती तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ती। फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपकी सैलरी, जो भी आपकी सैलरी की इनकम वो आप डालोगे। अच्छा, आपको ना इन्फॉर्मेशन भरनी किस कॉलम में, सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम में भरनी है जो आपका ग्रीन है। कौन सा है? ग्रीन है। अब ग्रीन में भी मैंडेटरी होगा और नॉन मैंडेटरी होगा, तो ग्रीन वाली आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपने डाल दी यहाँ पर, जो भी आपकी सैलरी है 2,90,000 रुपये। सही है, वो डाल दिया। इसके बाद में सैलरी की इनकम डाल दी है। अगर आपकी इसके अलावा कोई अगर आपका एग्जामेशन होता सेक्शन 10A का सैलरी से रिलेटेड तो आप डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका स्टैंडर्ड एक्शन ऑटोमेटिकली घट जाता है। इसके बाद में कोई प्रोफेशनल टैक्स है नहीं है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है ना, कोई प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं है। इसके बाद में जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे 1284 रुपये आपको यहाँ पे सेविंग इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है सेविंग से, वो आपने यहाँ पे डाल दिए 1284 रुपये। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। डिडक्शंस वगैरह अगर आपकी कोई 80 से 80 तक है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल में कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे हैं, बस एक ये आपकी 80 TDA वाली ये ऑटोमेटिकली आ जाती है यहाँ पर, है ना, डालने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे आप उसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में डालोगे, यहाँ पे आपको 1284 रुपये क्लेम करना है। सही है। अब आपका अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब जहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है, ऑटोमेटिकली भर के आएगा। बस ये रिलीफ वाला ग्रीन है, यहाँ पे आपको मैनुअली अगर कोई रिलीफ है सेक्शन 89 की तो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट वगैरह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं पार्ट ए और 139 में। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट्स है। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, नाम आ गया। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। अब आपसे पूछ रहे हैं वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट। क्या इससे पहले क्या इस असेसमेंट की रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी है? नहीं हुई है फाइल। अगर हुई होती तो यहाँ पे आप यस करते और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करते। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ये सब आप पूरा भरते। अब यहाँ पे पूछा हुआ आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न। क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं? जो मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई थी, ऐसा तो नहीं है कि ये वो कंडीशंस आप पे एप्लीकेबल हो रही हैं। अगर हो रही है तो आप रिटर्न अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं, हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं, है ना, कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं तो हम यहाँ पे अपडेट रिटर्न भरने के राइट्स हमारे पास में हैं। कौन सा फॉर्म है वो आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रीजन फॉर अपडेट क्या है? भैया रिटर्न हमने प्रीवियसली फाइल ही नहीं करी है। और भी क्या क्या रीजन दे रखे हैं ये आप दे सकते हो। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, अगर आपने इनकम कम रिपोर्ट करी थी पहले तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते। रॉन्ग हैड सेलेक्ट किया, ये वाला करते। क्या आप लॉस को लेस करना चाहते हो तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते। क्या आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करना चाहते हो तो ये करते, है ना। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स है, अदर्स जो भी आपका रीजन है मैं आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल में हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है, हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको सिंपली स्क्रॉल करना है। आर यू फाइलिंग अपडेट रिटर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कितने टाइम में आप अपडेट रिटर्न फाइल कर रहे हो? भैया 12 मंथ फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 12 महीने के अंदर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के हम अपनी रिटर्न अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 21-22 की है, 21-22 की आप कब तक कर सकते हो? 24 तक। फिलहाल में हम 12 महीने तक कर रहे हैं। अब आर यू फाइलिंग द अपडेट रिटर्न टू रिड्यूस द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अगर पहली बार तो फिलहाल में ये वाला ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे आपका ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, अब आपको देखो जितनी भी शीट्स है ना उसको आपको वैलिडेट करते हुए चलना है। वैलिडेट कर सकते हैं, ये वैलिडेट का ऑप्शन दे रखा है। जैसे अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी रॉन्ग नहीं होगी या कोई भी एरर नहीं हुआ तो ये आपका ओके कर देगा। ठीक है, इस तरीके से TDS में आना है। ओके, यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे आपके पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्रेडिट फॉर विच हैज नॉट बीन। ये TDS वाले शीट्स में आ रहा है, TDS वाले शीट्स में, है ना। पहले तो उन्होंने, मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया था। दोबारा से हम लोग TDS में आते हैं। ये कह रहा है प्लीज वेरीफाई टैन डिटेल। यदि आपने टैन डिटेल, ये कह रहा है कि आपने 26 ईयर्स से फॉर्म 16 से जो आपकी 26 ईयर्स की जो TDS की डिटेल है उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपने वेरीफाई कर ली, ओके पे आपको क्लिक करना है। फिर आपसे कह रहा है भैया आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन देख ले? डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्रेडिट फॉर विच हैज नॉट बीन क्लेम्ड इन द अर्लियर रिटर्न।
कोई भी सा भी एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, क्रेडिट हो, जिसको आपने अर्ली रिटर्न में क्लेम नहीं किया हुआ है और आप अगर यहाँ पे क्लेम कर रहे हो तो वो आपको शेड्यूल आईटी में भी दिखाना पड़ेगा, है ना, शेड्यूल आईटी में, एंड ऑल्सो सीरियल नंबर 40B में, मतलब आपको इस वाली टेबल में भी दिखाना पड़ेगा और आपको जो आपकी आईटी है ना, जो आपकी इनकम टैक्स वाला जो शीट दे रखी है इसमें भी दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो रेगुलर असेसमेंट टैक्स है वो भी आपको ना दोनों जगह दिखाना पड़ेगा ना, सही है। तो अब आपको इसको वैलिडेट करना है सिंपली। ओके, अब हम लोग टीसीएस वाले में आते हैं। टीसीएस वाली शीट अगर आपकी टीसीएस की कोई डिटेल है तो वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। फिलहाल में हम लोग वैलिडेट कर देते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं अवेलेबल। यहाँ पे आपका टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाला कॉलम आ जाता है। देखो अगर आपने डेटा इंपोर्ट करा हुआ है रिफिल डेटा तो आपका बैंक की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर नहीं करा हुआ तो आपको मैनुअली यहाँ पे बैंक की डिटेल अपनी भरनी पड़ेगी। आप आईएफएससी कोड दोगे, नाम अपने आप आ जाएगा, अकाउंट नंबर दोगे, सिलेक्ट करोगे रिफंड पर्पज के लिए। एक अकाउंट आपको रिफंड पर्पज के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन पार्ट में आपको नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट करना है, पैन नंबर डालना है, सही है। जो भी आपकी ग्रीन टेबल है वो भरनी है। यहाँ पे आपको प्लेस डालना है। सिंपली टीआरपी वाली डिटेल आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका वो वाला पार्ट हो गया जो आपका 40B की सेक्शन 140B की वजह से यहाँ पे आपको यदि एडिशनल टैक्स जमा करना पड़ रहा है तो आपको एडिशनल टैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी आपने जो आप एडिशनली कितना अपडेटेड रिटर्न में कितनी अभी इनकम सैलरी दिखा रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमने इससे पहले रिटर्न ही नहीं भरी है। तो हमें सैलरी इनकम 2,40,000 दिखानी है यहाँ पर, है ना। तो 2,40,000 में हमने अपडेटेड रिटर्न में दिखाई है ना। ये कह रहे हैं हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम किस साइड में दिखाई है आपने, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाई है 2,40,000 रुपये, क्योंकि हमने इससे पहले रिटर्न ही नहीं भरी थी। अगर हमने ऑलरेडी रिटर्न भरी होती तो फिर हम यहाँ पर क्या करते, जो आपका एडिशनल इनकम है वो आप यहाँ पर लिखते। फिलहाल में हमने रिटर्न ही नहीं भरी है तो एडिशनल इनकम आपकी 2,40,000 हो गई, 2,40,000 हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, टोटल टोटल अपडेटेड इनकम एज पर पार्ट बीटीआई ये आपकी आ जाती है ना यहाँ पर। उसके बाद में आपका टैक्स कितना बनता है, अमाउंट पेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न। कोई अगर आपका टैक्स बनता है तो आप यहाँ पे लिखोगे, कोई आपने रिफंड क्लेम करा हुआ यहाँ पे लिखोगे, टोटल रिफंड आपका लास्ट वैलिड रिटर्न वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस क्या है 234F की, वो ऑटोमेटिकली आपकी आ जाती है। रेगुलर असेसमेंट टैक्स आपका जो है वो आपको यहाँ पर दिखना पड़ेगा, या आपका एडिशनल टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट यहाँ पे होके आ जाएगा। नेट आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, और जो भी आपने सेक्शन 140B के अकॉर्डिंग जो भी आपने चालान पेमेंट करा है उसकी आपको एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी, सही है। और कोई भी अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स जिसका आपने क्लेम नहीं कराया अर्ली रिटर्न में उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, ठीक है। क्रेडिट फॉर एबव इज नॉट टू बी अलाउड अगेंस्ट अंडर सेक्शन 140B, वो आपको उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर कोई रिलीफ है जो आपने क्लेम नहीं करा हुआ है तो वो आप सेक्शन 89 वाला तो वो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है तो वैलिडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। एटीडी, अगर आप एटीडी का सेक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। फिलहाल में हम क्लेम ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिलीज। इसी तरीके से पार्ट जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी हम लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगेन आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से 80G में भी हमें वैलिडेट करना है शीट्स को। अब हमने जितनी भी रिटर्न जितनी भी शीट्स थी वो आप वैलिडेट कर लिए। अगर वैलिडेट कर लिए तो सिंपली अब आपको करना क्या है, जेसन फाइल को जनरेट करना है। जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करना है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं जनरेट जेसन फाइल। आपको ना टैक्स वाले में आना है और जनरेट जेसन फाइल क्लिक करना है। प्लीज इंश्योर टू क्लिक कैलकुलेट। अच्छा, पहले आपको ना कैलकुलेट टैक्स करना पड़ेगा। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद में आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। अगर टैक्स बनना होगा तो आपको टैक्स दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। टैक्स फिलहाल में हमारा कोई भी कुछ भी टैक्स नहीं बन रहा है, नहीं बनना है तो आपको जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करना है। आपकी जेसन फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाती है, ओके ओके। यहाँ पे आपको सेव जेसन फाइल करना है। सेव जेसन फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं ये आप पाथ दिया हुआ है, इस पाथ में आपकी जो जेसन फाइल है वो सेव हो चुकी है। वहाँ से आपको जो आपकी जेसन फाइल सेव हुई है ना
वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपलोड करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये लोकेशन आपकी सी यूजर, यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम दे रखा है। और या मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे आपकी जेसन फाइल मिलेगी आपको, आपके ही सिस्टम में। हम लोग चलते हैं सी और यूज़र में, ये आपका आ गया। इसके बाद में हम लोग आ गए गौरांग में ऐप डेटा, ऐप डेटा, ऐप डेटा आपका मिलेगा, ये रहा ऐप डेटा। इसके बाद में हम लोग आ गए रोमिंग, रोमिंग, रोमिंग के बाद में माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जेसन फाइल आ चुकी है। अब इस जेसन फाइल को आपको सिंपली करना क्या है, अपलोड करना है। वो कैसे अपलोड होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली लॉगिन करना है पहले। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में सिंपली मैं क्या करूँगा, पार्टी को सिलेक्ट करूँगा, उसको क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, डबल क्लिक करने के बाद में हम लोग पार्टी के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। हालांकि मैं डायरेक्ट जाके भी इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन कर सकता था, फिलहाल में मेरे सॉफ्टवेयर में डेटा ऑलरेडी फीडेड है, तो मैं वहीं से डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ। टी रिटर्न फॉर्म में क्लिक करूँगा। इसके बाद में सिंपली, अच्छा अभी ना सॉफ्टवेयर की मदद से अभी रिटर्न भरी नहीं आ रही है अपडेट वाली, यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। ये आपका इनकम टैक्स की साइट पे आपको ले जाएगा। ये हमने इनकम टैक्स की साइट हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। सिंपली आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। इसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर, जो आपका रेलिवेंट असेसमेंट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा 21-22। फाइलिंग टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा अपडेट रिटर्न। सेक्शन 44AB ऑडिटेड नहीं है। आपको फॉर्म सिलेक्ट करने पड़ेगा, ITR 1 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको अटैच फाइल पे क्लिक करना है, जो आपकी जेसन फाइल है उसको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपलोड। तो यहाँ पर सी में था आपका, और सी में आपको यूज़र में जाना था, गौरांग में जाना था, ऐप डेटा में जाना था, रोमिंग में जाना था, और एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपकी यूटिलिटी हो गई, जेसन फाइल हो गई। इसको आपको अपलोड करना है, ओपन पे क्लिक करना है। अगर आपकी कोई एरर होगी तो वो आपको बता देगा। अगर आपकी एरर नहीं होगी तो रिटर्न वैलिडेट हो जाएगी। फिलहाल में ये रिटर्न आपकी हो जाती है वैलिडेट, है ना। और ये आपकी नील रिटर्न थी, नील रिटर्न थी, मतलब टैक्स यहाँ पे कुछ नहीं बनना है। कहने का मतलब ये कि आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। इंस्टेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ऑप्शंस आपके पास में दे रखे हैं। OTP के थ्रू आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो आपके पास में काफ़ी सारे और ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं आप, है ना। अगर आपके पास में EVC है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में ये पूरा आपका प्रोसेस था कि किस तरीके से आप अपनी अपडेट रिटर्न को फाइल करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, तैयार करेंगे, जेसन फाइल कैसे बनाएंगे, कहाँ से आपको यूटिलिटी मिलेगी, किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, मैंने आपको पूरा प्रोविजन बता दिया है। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके।